नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल अम्फान ट्रॉपिकल साइक्लोन की चर्चा काफी जोरों पर है। आप लोगों को विभिन्न स्रोतों से इसकी जानकारी जरूर मिल गई होगी, लेकिन यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस काफी डीप, कंसेप्चुअल व एनालिटिकल आते हैं। यानी साइक्लोन क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, साइक्लोन्स के डेवलपमेंट की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है और साइक्लोन्स का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और साथ ही इसकी विशेषताओं पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर which are surrounded by the closed concentric isobars। यानी चक्रवात निम्न दाब के वे केंद्र हैं जो चारों ओर से सघन समदाब रेखाओं द्वारा घिरे होते हैं। इनके केंद्र में निम्न दाब है और पेरिफेरल रीजन यानी बाह्य क्षेत्र में उच्च दाब है। हवाएं परिधि क्षेत्र से केंद्रीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। अब हमें जानना है कि आखिर साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। तो यहाँ बता देना चाहेंगे कि साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइक्लोस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है द क्वाइलिंग ऑफ स्नेक। यानी जैसे सांप बैठता है गोल घूम करके, तो वैसे ही चक्रवात भी है गोल गोल। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में चक्रवात कहते हैं, यानी चक्र प्लस वात। चक्र मीन्स घूमना, गोल गोल घूमना, और वात मीन्स वायु। यानी वायु जब चक्राकार गति करती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। इन्हें लो, ट्रो, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंसेस या कहीं कहीं एडीज या बवंडर भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में ऐसे बवंडर बहुत देखे जाते हैं, एडीज के रूप में यानी भंवर के रूप में कहते हैं। कई बार तो इन्हें भूत कह देते हैं, जिससे बच्चे डरें और उनकी चपेट में ना जाएं, क्योंकि बड़े बड़े से बोझों को उठाकर उड़ा ले जाते हैं। और कहीं पीपल बरगद के पेड़ की तरफ से आए तो बोले ब्रह्म राक्षस आ गए। खैर, ये अधिकतर महासागरों और सागरों में विकसित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये हो गया ट्रॉपिकल, या इन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और दूसरे हो गए जिन्हें कहते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन्हें क्यों कहते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय? तो जैसा कि नाम से ही पता है कि जो चक्रवात कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में विकसित उष्ण कटिबंध में विकसित होंगे, उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस चक्रवात विषुवत रेखा में नहीं बनते, क्योंकि 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच कोरियोलिस को 0 होता है, इसलिए यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विकास नहीं होता है। मोस्टली ये 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में ज्यादा बनते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो वे चक्रवात जो 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व 35 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंध में विकसित होते हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यानी टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप बिटवीन 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड 35 to 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स इन द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये बियॉन्ड है। अब हमारा टॉपिक आज है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।
तो देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो हमने अभी जैसे बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने साइज, शेप, वेलोसिटी और वेदर कंडीशंस में एक दूसरे से काफी कुछ डिफरेंट होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अगर ये छोटे होते हैं, इनकी स्पीड कम होती है, तो इन्हें ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर इनकी स्पीड 40 से 60 किलोमीटर पर आवर होती है तो इन्हें ट्रॉपिकल डिप्रेशंस कहते हैं। और यदि स्पीड 60 से 120 किलोमीटर हो तो इन्हें ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कहते हैं। इसी तरह के ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं। यानी इंडिया हो या पूरे वर्ल्ड में फ्रीक्वेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की है, जिनकी स्पीड 60 से 120 किलोमीटर होती है। और यदि साइक्लोन्स की स्पीड 120 से 200 किलोमीटर हो तो उन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। और यदि इससे भी ज्यादा हो तो सुपर साइक्लोन्स कहते हैं। तो इस तरह इनके नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इनके विकास की दशाएं क्या है। तो विकास की दशाएं कैसे डेवलप होते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर, यानी औसत तापमान कितना चाहिए इनके लिए, एवरेज टेम्परेचर। तो टेम्परेट साइक्लोन्स के डेवलपमेंट के लिए एवरेज टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक। क्यों ऐसा है? क्योंकि यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म हवाएं आर्द्रता लेकर ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे स्पेस खाली होगा तो दूसरी हवाएं आएंगी, तो यानी नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और गर्म हवा जब ऊपर जाएगी आर्द्रता लेकर के तो उसी में लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, और गुप्त ऊष्मा ही चक्रवात का हीट इंजन का काम करती है। अगर गुप्त ऊष्मा ना हो तो चक्रवात नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि महासागरों और सागरों की सतह का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अधिक है तो और अच्छा, लेकिन इतना ही जनरली होता है। सेकेंड, ये चक्रवात के लिए कोरियोलिस फोर्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा उतना ही ज्यादा चक्रवात में घूर्णन होगा। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है तो इसके घूर्णन के विपरीत एक फोर्स पैदा होता है, बल पैदा होता है, जो कि हवाओं को इसके अगेंस्ट यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। यदि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो विंड्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो इसी डिफ्लेक्टिव फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स किसी भी हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने से राइट को सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करती है। तो ये कोरियोलिस फोर्स की चर्चा डिटेल में हम आगे करेंगे, फिलहाल इतना जानिए। तो कोरियोलिस फोर्स विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। जैसे इससे दूर जाते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9 से 15 किलोमीटर की हाइट में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का होना, यानी प्रति चक्रवाती दशाएं। तो एंटी साइक्लोन यदि ऊपर होंगे तो क्या होगा? यदि ऊपर एंटी साइक्लोन होंगे तो नीचे से गर्म हवा को सक करते रहेंगे, यानी खींचते रहेंगे। जब नीचे से गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे लो प्रेशर होगा और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती रहेंगी। इस तरह साइक्लोन बनता रहेगा और उसकी अवधि भी बढ़ती रहेगी। तो ये प्रतिचक्रवाती दशाएं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है ITC यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्या होता है? जैसा कि आप जानते होंगे, ये इक्वेटोरियल रीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। जहां पर दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं उसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जब दो भिन्न भौतिक गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं
तो उनकी टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस के कारण एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं और फिर कोर्डिश फोर्स के कारण मूवमेंट होता है, साइक्लोन बन जाता है। नेक्स्ट कंडीशन इनके बनने के लिए है कि ट्रेड विंड्स होने चाहिए, यानी व्यापारिक पवनें। यदि व्यापारिक पवन पेटी होगी तो इनके बनने में मदद होती है, क्योंकि व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं और साइक्लोन्स भी इन्हीं की डायरेक्शन में तेजी से चलने लगते हैं। और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए वोर्टेक्सिस का, यानी जिसे कहते हैं इन आईटीसी एटमॉस्फेरिक वोर्टेक्स, आईटीसी एटमॉस्फेरिक वोर्टेक्स होने चाहिए। तो वोर्टेक्स यदि होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वायुमंडलीय भंवर, यदि वायुमंडलीय भंवर पहले से हैं, कहीं पर हैं, तो ये साइक्लोन बनने में काफी हेल्प करते हैं, वोर्टेक्सेस का साइक्लोन बन जाते हैं। और एक चीज और बता देना चाहेंगे, यदि क्षीण चक्रवात, क्षीण या कमजोर चक्रवात हों, यानी चक्रवातों की उपस्थिति, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती है इनको, वैसे ही एक बड़ा सा साइक्लोन फिर से बन जाता है। तो ये कंडीशंस हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ओवल शेप हो सकते हैं या सर्कुलर शेप हो सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये चक्रवात की सबसे पहले आंख होती है, इसे कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन, इसका डायमीटर 15 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। यहाँ हवा गर्म होती है, मॉइस्ट होती है और क्लियर स्काई होती है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो ये क्षेत्र होता है, यहाँ रेनफॉल भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही इसके चारों तरफ हम बढ़ते हैं, वैसे ही हमें मिलेगा चक्रवाती वार। तो इट इज कॉल्ड एज वॉल ऑफ द साइक्लोन। ये साइक्लोन की वॉल हो गई। इस साइक्लोन की वॉल में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जिसे सीबी बादल कहते हैं। सीबी बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये सीबी बादल बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये लो क्लाउड्स होते हैं और दीज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद द थंडरिंग एंड लाइटनिंग, यानी तड़ित झंझा होगी, मेघ गर्जन होगा और उसके बाद मूसलाधार वर्षा होती है। पूरा आकाश में ऐसा लगेगा बिल्कुल घने बादल छा गए हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, दिन में रात हो जाती है। तो इनसे घनघोर वर्षा होती है। इनका डायमीटर देखा जाए तो करीब 50 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। इसके बाद थर्ड जो बेल्ट आती है, इस बेल्ट को कहते हैं स्पाइरल जोन। यहाँ पर स्पाइरल जोन में रेन बैंड्स पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है रेन बैंड्स, क्योंकि यहाँ हवा ऊपर से नीचे आती है और इन क्षेत्रों में तो खैर ऊपर जाती है, यहाँ फिर से ऊपर एयर जाती है। रेन बैंड्स, जहां जहां रेन बैंड्स होते हैं वहां वर्षा होती है। यदि हम एरियल व्यू लें तो साइक्लोन देखने से लगेगा कोई गैलेक्सी है। तो स्पाइरल गैलेक्सी जैसी संरचना इन्हीं बादलों के कारण होती है। यहाँ साइरस है या क्यूमुलस और कई बार निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। अब इसके आगे जाएंगे तो नेक्स्ट रीजन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एनुलर जोन, यानी वलयाकार मंडल। वलयाकार मंडल में स्ट्रेटस क्लाउड्स पाए जाते हैं या निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, इनसे भी वर्षा होती है। लेकिन जहां जहां बादल दिखाई देंगे वहीं वहीं पर वर्षा होगी और ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ कंपैरेटिवली कम वर्षा होती है, क्योंकि मॉइस्चर भी कम हो जाता है, फिर भी होती है क्योंकि यहाँ पर भी गर्म हवा ऊपर जाती है। तो गर्म आर्द्र हवा जो ऊपर जाएगी ठंडी होगी, बादल बनाएगी और फिर वर्षा करती है। इसके लास्ट में आउटर कन्वेक्टिव जोन होती है। इस कन्वेक्टिव जोन में, आउटर कन्वेक्टिव जोन में रेनफॉल बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ कम वर्षा होती है। तो ये आपने देखा, ये साइक्लोन का इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ है। यानी यदि हम इसको बीच से काट दें
तो देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसे इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम इसे रब करते हैं, फिर हम देखते हैं कि साइक्लोन्स के वेदर कैसे एसोसिएटेड होता है। चलो इसी में देख लेते हैं वेदर एसोसिएशन कैसे होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल से पता चल जाएगा। तो साइक्लोन जैसे ही आता है सबसे पहले तो साइरस क्लाउड्स और साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स दिखाई देंगे। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा हल्का सा और हवाएं चलने लगेंगी। तो ये आउटर जोन हो गया, यानी ये पार्ट हो गया, या यहाँ साइक्लोन है तो इस पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रेनफॉल बढ़ेगी, यानी क्यूमुलस क्लाउड्स और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स दिखाई देंगे, रेनफॉल होने लगेगी। फिर धीरे धीरे देखेंगे थोड़ी देर में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ सा आ रहा है, यानी बादलों के पहाड़, पूरा निहाई जैसा आकार, और थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा और थंडरिंग लाइटनिंग होगी। उसके बाद मूसलाधार वर्षा होगी। तो ये होता है वर्षा कपासी मेघों से। उसके बाद फिर चक्रवात की आंख आ जाती है। जैसी चक्रवात की आंख आई फिर से लगेगा चक्रवात चला गया, आकाश क्लियर हो गया, यानी बादल छट गए और वर्षा भी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होना। लेकिन ये इंसिडेंट केवल 30 मिनट तक ही होती है, इससे ज्यादा फिर इंसिडेंट नहीं होती। फिर उसके बाद भी चक्रवात की दूसरी तरफ चक्रवात की दीवार आएगी, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी वर्षा कपासी में थंडरिंग लाइटनिंग वर्षा, इस तरह फिर ये स्पाइरल जोन आएगी, एनुलर जोन आएगी और आउटर कन्वेक्टिव जोन, चक्रवात निकल जाएगा। लेकिन ये थोड़ी देर में ऐसा तबाही मचाता है कि क्या ही कहना, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं चक्रवात के नामकरण में चर्चा करेंगे कि आखिर इसे किन किन नामों से और क्यों जाना जाता है। तो चक्रवात का नामकरण की अगर इतिहास में जाए तो बहुत ही पुराना है। सबसे पहले 1953 में ऑस्ट्रेलिया में इसका नामकरण क्रिमिनल्स के नाम पे दिया जाता था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा इसका नामकरण किया गया, और अटलांटिक ओशन के पास तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में तो लेडीज के नाम पे रखा जाता था, जैसे कैटरीना, विल्मा, अल्फा, ये सब था। आते आते 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंट फॉर द एशिया पैसिफिक ने मिल करके इसको 6 जोन में बांटा। तो पूरे विश्व में 6 जोन है। 6 जोन में कहा गया कि अपने अपने जोन में अलग अलग नामकरण कर लें, यानी जिसको जैसी सुविधा हो, बशर्ते नाम का ध्यान रखना है कि नाम 8 लेटर से ज्यादा ना हो, और नाम किसी पक्षी का नाम हो सकता है, पेड़ का नाम हो सकता है, फ्लावर का नाम हो सकता है, फूल है, या कोई पुरुष महिला इत्यादि के नाम पर भी हो। यानी नाम ऐसा हो जो छोटा हो और याद करना आसान हो और फॉरकास्टिंग करना आसान हो, लोग इजीली से समझ सके। तो इस तरह फिर 2004 में इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में के जो जोन है, इंडियन ओशनिक जोन में 8 कंट्रीज थे उस समय। 8 कंट्रीज में ओमान, पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इन सब देशों ने इसका नामकरण किया। तो 8 कंट्रीज ने नामकरण सबसे पहले स्टार्ट किया। कौन कौन सा हमने बताया कि ओमान है, तो ये अल्फाबेटिकल नाम दिया गया। कहा ये सब कंट्रीज ने ऑल कंसेंसस बनाया कि अल्फाबेटिकल नाम दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले आएगा तो बांग्लादेश, लेटर से अल्फाबेटिकली देखा जाए, और तो सबसे पहले बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर मालदीव, देन म्यांमार, और म्यांमार के बाद ओमान, देन पाकिस्तान और श्रीलंका, और देन थाईलैंड। तो कितनी कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 कंट्रीज ने 8 नाम सजेस्ट किए। जैसे सबसे पहला जो नाम सजेस्ट किया गया था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, से ओनिल नाम कहा गया था।
तो ये हर एक देश 8-8 नाम देगा, तो 8-8 नाम देंगे और उनको एक क्रम में रखा जाएगा। तो अब तक यानी टोटल कितने नेम्स हुए, यानी 8 कंट्रीज के द्वारा 8 नेम्स, यानी टोटल कितने होंगे 8 8 64, यानी 64 नाम दिए जा चुके हैं। तो जो अभी साइक्लोन आया जिसके बारे में आपने सुना, ये अम्फान जो था, ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया था क्योंकि सबसे लास्ट है और ये लिस्ट का भी सबसे लास्ट नाम था, ये अम्फान। थाईलैंड ने इसका नामकरण 2004 में ही कर दिया था, बहुत पहले ही कर दिया था। अम्फान का मतलब होता है आकाश। तो अम्फान आया है अभी, जो 20 मई को वेस्ट बंगाल के दीघा बॉर्डर और हटिया के बीच में टकराया। इंडिया में, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तबाही मची, करीब 72 लोग मर गए, उड़ीसा में भी कुछ लोग मरे, प्रधानमंत्री भी गए। यहाँ राहत कोष में करीब 1000 करोड़ वेस्ट बंगाल को, 500 करोड़ उड़ीसा को दिया। बहुत एनडीआरएफ की टीम ने अपना काम किया क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ गिर गए थे। देख रहे हैं कि जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और फिर ये बांग्लादेश में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो ये साइक्लोन है अम्फान। अम्फान के बारे में बाद में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आगे नॉमेनक्लेचर यानी इसका नामकरण देखते हैं कैसे किया जाता है। तो हमने क्या बताया कि ये 2004 में किया, लेकिन 2018 में इसमें 5 देश और सम्मिलित हो गए। तो 5 देश कौन से थे, जो जैसे यमन ले लिया गया, यमन के बाद सऊदी अरब और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ईरान, और नेक्स्ट ईरान और 4 नाम हो गए, यानी यमन, हाँ ये 5 हो गए टोटल। तो ये 5 कंट्रीज जोड़ लिए गए, तो टोटल 8 ये हो गए और प्लस 5 टोटल कितने हो गए 13। तो अब 13 देश हो गए। तो अब जो नई लिस्ट बन के तैयार हुई है तो उसमें 13 कंट्रीज होंगे और 13 कंट्रीज के द्वारा ईच कंट्री यानी प्रत्येक देश 13-13 नाम सजेस्ट करेगी, किया है। तो 13-13 नाम सजेस्ट किया, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 169। तो 169 जो लिस्ट में नाम है, ये आप WMO की जो लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट नाम है फिर वो भी बांग्लादेश के द्वारा ही दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी लिस्ट में फर्स्ट नाम है, तो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया निशाग्र। तो इस तरह अगला चक्रवात जो आएगा वो निशाग्र होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर चक्रवात की स्पीड को कैसे मेजर किया जाए। तो स्पीड मेजर करने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। साफिर सिम्पसन विंड स्केल। वैसे तो ये हरिकेन के मेजरमेंट की स्केल है, इसलिए इसको साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल भी कहा जाता है। साफिर अलग थे, सिम्पसन अलग थे, दोनों ने मिलकर किया था। तो इन्होंने 5 कैटेगरीज रखी थी। 5 कैटेगरीज, जैसे कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ और कैटेगरी फिफ्थ, यानी 5 कैटेगरीज थी। इनमें इनकी स्पीड है। जैसे कैटेगरी फर्स्ट में वे साइक्लोन्स रखे जाते हैं जिनकी स्पीड 119 से लेकर 153 तक होती है। यदि स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आवर होती है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट कैटेगरी का साइक्लोन है। यदि इसकी स्पीड 154 से लेकर 177 किलोमीटर है पर आवर, तो इसे हम सेकेंड कैटेगरी का साइक्लोन कहेंगे। जैसे और अभी जो आया था, पहले कहा जा रहा था कि ये सुपर साइक्लोन है, बाद में स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, इसी रेंज पे हो गई थी। यदि साइक्लोन की स्पीड
178 से लेकर 208 तक है, तो उसे हम कैटेगरी में किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम रखेंगे थर्ड कैटेगरी में। यदि स्पीड होगी 209 से 251 किलोमीटर पर आवर, तो इसे कहा जाएगा फोर्थ कैटेगरी का साइक्लोन। यदि इसकी स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, तो साइक्लोन को सबसे फिफ्थ टॉप यानी फिफ्थ कैटेगरी का साइक्लोन माना जाता है। तो ये कैटेगरी मोस्टली जो साइक्लोन्स आते हैं वो 154 से 177 यानी 178 से 208 यानी थर्ड और सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के ज्यादा होते हैं। तो इसको ये कहा गया था कि सुपर साइक्लोन है। वैसे तो 200 किलोमीटर से अधिक होता है। यदि साइक्लोन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है तभी उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो इसकी पहले तो ज्यादा थी लेकिन बाद में आकर के थोड़ी सी कम हो गई। जैसे ही लैंडफॉल्स हुआ, लैंडफॉल के बाद इसकी स्पीड कम हो गई थी, यानी अम्फान की स्पीड 155 से 165 थी, बाद में अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक मैप बनाना होगा। इसका मैप बना करके वर्ल्ड का डिस्कस करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड का तो नहीं, केवल ट्रॉपिकल रीजन का डिस्कशन करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, इक्वेटोरियल रीजन के लिए। तो मोस्टली जो साइक्लोन्स आएंगे वो साइक्लोन से ट्रॉपिकल रीजन पे, जैसे इंडियन ओशन में आया या यहाँ से शुरू करते हैं पहले कैरिबियन से। तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में विकसित होने वाले साइक्लोन्स को टॉर्नेडोज कहा जाता है। ये फनल शेप्ड होते हैं, इनको बोलते हैं टॉर्नेडोज। टॉर्नेडो है, ये कीपाकार होते हैं, फनेल शेप्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये जिधर निकलते हैं फिर कुछ नहीं बचता। कई बार तो कई टॉर्नेडोज एक साथ चलते हैं, जिसे टॉर्नेडो आउटबर्स्ट या टॉर्नेडो विप्लो कहते हैं। यानी टॉर्नेडो फैमिली, जब 5, 6, 7, 8 टॉर्नेडो एक साथ चलते हैं तो टॉर्नेडो परिवार कहा जाता है। और कैरिबियन सागर में विकसित होने वाले साइक्लोन्स को हरिकेन कहते हैं। तो यहाँ जो डेवलप होंगे दीज आर कॉल्ड एज हरिकेन। यानी अपने यहाँ जो आने वाले साइक्लोन्स हैं तो हरिकेन इसी तरह के होते हैं। टॉर्नेडो हरिकेन में काफी डिफरेंस है। हरिकेन्स काफी बड़े होते हैं, टॉर्नेडो छोटे होते हैं, इनका व्यास बहुत कम होता है। ये नेक्स्ट चाइना के पास विकसित होने वाले साइक्लोन्स को चाइना में यहाँ विकसित होते हैं। ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इनको बोलते हैं टाइफून। टाइफून। इसके बाद जापान में विकसित होने वाले साइक्लोन्स को, जो जापान में डेवलप होते हैं, जापान में इन्हें कहते हैं टाइफून। टाइफून। और फिलीपींस है, यहाँ फिलीपींस में साइक्लोन काफी अधिक आते हैं। फिलीपींस में इन्हें कहा जाता है बाग्यू। BAGYU।
GIO, बाइग्यू कहते हैं फिलीपींस में। और अपने इंडियन ओशन में तो चक्रवात कहा जाता है। ये अरबियन सी में भी आते हैं और बे ऑफ बंगाल में तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे अभी देखा अम्फान, ये ऐसे ऐसे, ये आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल, वेस्ट और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ चक्रवात के नाम से जाना जाता है, चक्रवात या साइक्लोन। फिर इधर भी आते हैं, ये मेडागास्कर है, यहाँ पर भी साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो ये क्षेत्र है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो साइक्लोन डेवलप होते हैं, इन साइक्लोन्स को कहा जाता है विली विलीज। ये इस क्षेत्र में आते हैं, विली 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 विलीज। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से हम रिपीट कर दें। इन्हें गल्फ ऑफ मेक्सिको में टॉर्नेडोस और कैरिबियन सी में हरिकेन्स कहते हैं, जापान में टाइफू कहते हैं, और चाइना में टाइफून, फिलीपींस में बाइग्यू, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, इंडिया यानी इंडियन ओशन में साइक्लोन या चक्रवात कहा जाता है। तो इस तरह नाम है। लेकिन इनका जो अल्फाबेटिकल नाम दिया गया है वो तो अलग ही है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हर एक देश यानी ग्रुप है कंट्रीज का, यानी रीजन वाइज, और उन्होंने अल्फाबेटिकल नाम दे दिया है। तो वो नाम होते हैं, जैसे जो कैरिबियंस, यहाँ पर महिलाओं के नाम पर काफी ज्यादा रखे जाते थे, लेकिन अब महिला पुरुष दोनों के नाम पर है, जैसे कैटरीना, विल्मा, ठीक है, अल्फा। ऐसे ही यहाँ इंडियन ओशन में भी पहले कई बार महिलाओं के नाम पर रखे गए, जैसे नरगिस था, इसके पहले हुदहुद आया था, बुलबुल आया था, फानी आया था, बहुत सारे साइक्लोन्स यहाँ आए। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी अब नाम चेंज कर दिया गया। तो बहुत से साइक्लोन हैं जो डिफरेंट नेम से जाना जाता है। महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे, तो विश्व महिला संगठन ने इसको एक बार यूएनओ में उठाया भी था कि आखिर ये खतरनाक चीजों के नाम महिलाओं के नाम से क्यों जोड़ा जाता है। इस पर प्रश्न उठाया था, लेकिन ज्यादा विचार तो नहीं किया गया। फिर भी ये कहा जा रहा है कि अब पेड़ों के नाम पर, फूलों के नाम पर, फलों के नाम पर, या किसी पक्षी के नाम पर, किसी जानवर के नाम पर, या मनु यानी मैन वुमेन दोनों के नाम पर रखा जाए, लेकिन नाम किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करेगा। खैर, अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की विशेषताएं क्या है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बहुत सी विशेषताएं। सबसे पहला तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होते हैं। सेकेंड, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज व सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। थर्ड, इनका जो डायमीटर होता है वो करीब 50 से 300 किलोमीटर होता है, लेकिन कभी कभी 500 से 800 किलोमीटर तक भी हो सकता है, और स्मॉल इतना हो सकता है कि 30 किलोमीटर हो सकता है। तो इस तरह काफी कुछ वेरी करता है। और इनमें जो स्पीड होती है, स्पीड जनरली 150 से 200 किलोमीटर या 50 से 150 किलोमीटर, काफी कुछ वेरी करती है। लेकिन जब 200 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है तो इन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है और भयंकर तबाही मचाते हैं। इसके बाद ये सर्कुलर या ओवल शेप्ड होते हैं और इनका जीवन काल यानी लाइफ स्पैन 7 to 8 डेज होता है। ये कई बार एक ही जगह पर 4 से 5 दिन तक खड़े रह सकते हैं। ये महासागरों या सागरों के पूर्वी किनारों पर विकसित होकर व्यापारिक पौने यानी व्यापारिक पौने यानी ट्रेड विंड्स के साथ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, और यानी कह सकते हैं कि ये ट्रेड विंड्स की बेल्ट में चलते हैं। इनकी डायरेक्शन सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट है, फिर साउथ से नॉर्थ है, उसके बाद फिर वेस्ट हो जाती है। यानी फर्स्ट ये चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट। ये महासागरों या सागरों में विकसित होते हैं और स्थल खंडों की ओर चलते हैं। जब स्थल खंड में पहुंचते हैं तो घर्षण बल के कारण समाप्त हो जाते हैं। ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, यानी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो विनाश करना तो तय है। अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का विनाश करेंगे।
तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स की कंपैरिजन में काफ़ी अधिक खतरनाक होते हैं, डेंजरस माने जाते हैं, और इनको पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट नाम से जाना भी जाता है। टेम्परेट साइक्लोन्स को एक ही नाम से, लेकिन इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ये मोस्टली समर सीजन में विकसित होते हैं। ये इनकी स्टार्टिंग अप्रैल मई से लेकर के नवंबर तक होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं और मई तक या अप्रैल तक। तो इस तरह साइक्लोन्स हो गए। इसके लास्ट में हमने क्वेश्चंस टैग कर दिए हैं, उनके आंसर्स भी आपको दे रहे हैं, और ये आंसर्स देना ना भूलें।